नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 24 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, हमारी पूजा पाठ की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, ज्योतिषीय प्रश्न किसी भी तरह के ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड हो, आप अपनी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन को समझना चाहते हैं, किसी तरह के उपाय को आप जानना चाहते हैं, या कोई भी डाउट आपके मन में ज्योतिष से संबंधित उत्पन्न हो रहा हो। बहुत से पॉडकास्ट में अभी बहुत से लोगों को कहना है कि उनकी एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, या जो भी लोग देख रहे हैं अगर उनको ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, ज्योतिष के विषय में वो जो भी जानकारी जानना चाहते हैं, वो अपने प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में कमेंट कर दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस प्रोग्राम में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप में से बहुत से दर्शक सवाल वीडियो को देखते हैं, प्रश्न अपना कमेंट करते हैं, इसके बाद में आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाता है, परंतु आपके चैनल सब्सक्राइब ना करने की वजह से वो वीडियो आपसे मिस हो जाता है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट आता है उसका नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे आपके डिवाइस पे मिल जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये प्रवीण जी ने किया हुआ है कि सर, कुंभ लग्न में मेष राशि सूर्य बुध शुक्र अस्त की युति मेष राशि में है, कैसा फल देगा? कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में मेष राशि में मतलब 11, 12, 1 पराक्रम भाव में आप चर्चा कर रहे हैं, तो कुंभ लग्न की कुंडली में पराक्रम भाव में सूर्य बुध और शुक्र हैं, जिसमें बुध और शुक्र अस्त हैं। तो सबसे पहले तो इसी चीज को समझ लीजिए कि पंच तारा ग्रह, सूर्य को तारा की संज्ञा प्राप्त है, चंद्रमा को उपग्रह के रूप में जाना जाता है, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो 9 में से 4 ग्रहों को आप हटा दीजिए, बचे पंच तारा ग्रह। पंच तारा ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? मंगल आता है, बुध आते हैं, गुरु आते हैं, शुक्र आते हैं और शनि आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। तो अर्थ, अब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी की गणना करते नहीं है, सूर्य होता है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स। तो मर्क्यूरी यानी कि बुध और वीनस यानी कि शुक्र। तो सूर्य और पृथ्वी के अंदर यानी कि आंतरिक रूप में शुक्र और बुध आते हैं। तो ये आंतरिक प्लैनेट्स हैं जो हमेशा सूर्य के पास में ही रहते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इनके पास में है। तो पंच तारा ग्रह में से बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब बचे कौन से? मंगल बचते हैं, गुरु बचते हैं और शनि बचते हैं। तो ये बाहरी प्लैनेट है, अर्थ के बाद में आते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं जो कि शुक्र और बुध हैं, ये अस्त होने के बाद भी अपना प्रभाव देते हैं। कुछ कमी जरूर देखने में आती है। वैसे बुध के विषय में तो कहा जाता है कि बुध अस्त होने के बाद भी संपूर्ण प्रभाव देते हैं, और अगर बुध 12 डिग्री के ऊपर अस्त हुए तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। ऐसे शुक्र भी अस्त होने के बाद में अपना प्रभाव संपूर्ण देते हैं। बस हाँ, कई बार अगर वो डिग्री वाइज कमजोर हो तो उस जातक के शरीर में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पंच तत्व होते हैं, उसमें जो शुक्र का तत्व होता है उसमें कमी आती है। तो इन फ्यूचर संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं परेशानी देखने में आती है। तो ये होता है। अब मेष कुंभ लग्न की कुंडली में जो सूर्य होते हैं वो सप्तम पति होते हैं। तो सप्तम पति आपके सूर्य जाकर के पराक्रम भाव में उच्च के हुए हैं। पराक्रम भाव में जो सूर्य होते हैं वो कारक भी हो जाते हैं। तो ये तो बढ़िया है, पराक्रम भाव में सूर्य आपको उचित मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। अब सूर्य इस लग्न में कारक नहीं है, सप्तमेश होने के चलते, लग्नेश के शत्रु होने के चलते वो मार्केश बनेंगे। ठीक है, तो सूर्य का प्रभाव तो अच्छा ही रहेगा। मार्केश होने के बावजूद आपका जीवन साथी भी कहीं ना कहीं पराक्रमी ही दिखाई पड़ते हैं। अब रही बात बुध और शुक्र वहां पर बैठे हुए हैं, तो अब देखिए ये जो 2 प्लैनेट्स की आप चर्चा कर रहे हैं बुध और शुक्र की, ये कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक होते हैं, जिसमें शुक्र जो है वो योग कारक है या कारक रूप में, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी है, चतुर्थेश और भाग्येश होकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि चतुर्थेश यानी कि सुखेश और भाग्येश जाकर के पराक्रम भाव में बैठे। आपको अपने जीवन काल में आपके भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप पराक्रम करते हैं, और आप पराक्रम करेंगे भी क्योंकि आपके पराक्रम भाव में सूर्य बैठा है। सूर्य पराक्रम भाव में होने के चलते आपको पराक्रमी बनाएगा, और आपके पराक्रम के चलते ही आपको सुख और अपने भाग्य का लाभ जो है, भाग्य का साथ जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब कुंभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बनता है बुध और अष्टम भाव का स्वामी बनता है बुध। तो पंचमेश का जाकर के पराक्रम भाव में होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो आपका पराक्रम है वो आपके ज्ञान को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। तो ये अच्छी चीज है, आप पराक्रम करके अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे
और उस ज्ञान के सहारे ही आप अपने जीवन काल में सभी चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज ठीक है। अब बस शुक्र और बुध की डिग्रीज को देख लीजिए। अगर शुक्र डिग्री वाइज कमजोर है तो आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए ताकि शुक्र को हम और बल दे सकें। तो शुक्र से संबंधित जो तत्व आपके शरीर में कमजोर है उसको हम बढ़ा सकते हैं। फल इसका ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही माना जाएगा। सप्तमेश, भाग्येश और पंचमेश की युति तृतीय भाव में है, तो ये विवाह उपरांत भाग्योदय और बहुत सी चीजों को भी प्रदर्शित करती है, बट इसका फल अच्छा ही है। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि सर कुंभ लग्न में स्वराशि के चंद्रमा और उसकी दृष्टि नीच के गुरु पर हो, तो कुंभ लग्न में 6th हाउस में आपके चंद्रमा है, 12वें में गुरु नीच के हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही राहु की दृष्टि गुरु पर जबकि केतु की चंद्रमा पर दृष्टि हो, कैसा रहेगा? लग्नेश शनि द्वितीय भाव में है, तो ये परेशानी क्या कारण है, क्यों कारण है? वैसे तो आपकी कुंडली में धनेश और व्ययेश का परिवर्तन हो गया है, तो परिवर्तन हमेशा अच्छे नहीं होते। अब धन भाव के स्वामी का व्यय भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन होना या पैतृक संपत्ति का नाश कराने वाला, संचित धन का नाश कराने वाला इसको प्रदर्शित करता है। अब बस बात यह है कि लग्नेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वो बचाव करेंगे, परंतु आपको अपने व्यय पर कंट्रोल करना चाहिए। 12वें भाव में नीच के गुरु बैठे हैं तो परिवर्तन होने के चलते उनका नीचत्व तो भंग हो जाएगा। वैसे भी त्रिक भाव में अगर ग्रह नीच का होता है तो उनका नीच भंग ही हम मान लेते हैं, परिवर्तन के चलते नीचत्व समाप्त एक तरह से हो जाएगा। चंद्रमा 6th हाउस में बैठे हैं तो ये आपको कफ से संबंधित रोग देंगे। कभी भी अगर आप अपने ऋण में फंस जाते हैं अपने जीवन काल में तो आप हमेशा ऋण इत्यादि को लेकर के आजीवन मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, तो इसका प्रभाव ये होगा। और केतु की चंद्रमा पर दृष्टि हो तो राहु कहाँ बताया आपने? राहु अष्टम में होने चाहिए, राहु या फिर चतुर्थ में होंगे, अष्टम में या चतुर्थ में राहु होंगे। तब चंद्रमा पर अगर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको मानसिक रूप से अशांत करेगी, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो ये तो ठीक नहीं है, वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा तो इसको नहीं माना जाएगा। आप हनुमान जी की आराधना करिए और गणेश जी का मंत्र जाप किया करिए, वो आपके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मनराज सिंह जी का है। 6th हाउस में राहु शुक्र की युति का फल बताएं 10th में मेरी समझ से परे है। अब आप मकर राशि में बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? आपने 6th हाउस में 6ठे भाव में राहु और शुक्र की युति का फल पूछा है। 6ठे भाव में राहु और शुक्र की युति का फल, देखिए 6ठ भाव जो है वहां पर कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है। 6ठ भाव रोग, रिपु और ऋण का है। राहु 6ठ भाव में कारक हो जाते हैं, तो यदि आपकी जन्म कुंडली के 6ठ भाव में राहु आकर के बैठे हुए हैं तो ये सबसे पहले तो शत्रुहंता योग बनाएंगे और रोग, रिपु और ऋण से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये चीज अच्छी हो गई। अब इस राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव से खाने पीने का विचार भी किया जाता है और द्वितीय भाव आपके धन का भी है। राहु षष्ठस्थ है, अगर दशम भाव में बैठ करके द्वितीय भाव पर देख रहे होते तो प्रभाव अलग आता, लेकिन 6ठ भाव में राहु बैठ करके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जिसके चलते आपके जीवन काल में गलत संगति, गलत खान पान की आदत, चंद्रमा अगर पीड़ित होते हैं तो शराब इत्यादि की आदत आपको लग सकती है और उस गलत संगति, गलत खान पान की वजह से आपके संचित धन का नाश हो सकता है। ये एक परेशानी देखने में आती है, परंतु षष्ठस्थ जो राहु हैं वो आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे, रोग, रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे। अब 6ठ भाव में शुक्र भी जाकर के बैठे हुए हैं, तो 6ठ भाव में शुक्र, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो 6ठ भाव में शुक्र बैठ करके अगर 12वें भाव को देख लें तो यहाँ भी उनका रिजल्ट अच्छा ही आता है। अब शुक्र राहु की युति 6ठ भाव में है तो ये लंपट योग बनेगा, ये आपको चारित्रिक रूप से कमजोर करेगी, तो आपको अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके रखना चाहिए, आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए और जरूरत से ज्यादा भोग करने से बचना चाहिए। डायबिटीज, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज वगैरह है तो डायबिटीज होने की तरफ भी ये इशारा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये वीनाश्री जी का है। जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की और उसमें गुरु दूसरे घर में और नवमांश में गुरु छठे घर में क्या फल करते हैं? देखिए वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में धनु राशि आती है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु धनेश होकर के अगर धन भाव में बैठे हैं तो महाधनी योग माना जाएगा। अगर इस गुरु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तब तो ये बहुत बढ़िया है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने वाला वाक शक्ति का योग ये बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है तो उसकी वाणी से लोग शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। वाणी में एक आप कह सकते हैं कि मां सरस्वती ऐसे व्यक्ति के कंठ में विराजित होती हैं। अगर द्वितीय भाव में स्वग्रही गुरु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये भाषण कला योग है, वाक शक्ति हो जाती है ऐसे जातकों को। अब नवमांश में गुरु छठे घर में क्या फल करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो जानना होगा नवमांश आपका किस लगन का बन रहा है, क्योंकि D1 लग्न कुंडली के आधार पर नवमांश कुंडली बनती है। हाँ, नवमांश कुंडली के छठे भाव में गुरु का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव है और छठे भाव में अगर गुरु बैठ जाएंगे अगर तो वो आपके किसी प्रकार से 7th या 5th
ग्रह से रिलेशन नहीं बना पाएंगे तो जो आपको संतान का दाम्पत्य का सुख दे सकते थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। परंतु देखना होगा आपका नवमांश किस लगन का बन रहा है, षष्ठ भाव में कौन सी राशि है। संभव है कि षष्ठ भाव में कर्क राशि हो तो वो गुरु उच्च के हो, षष्ठ भाव में धनु या मीन राशि हो तो वो वर्गोत्तम या स्वग्रही हो सकते हैं। तो ये गुरु का रिजल्ट होगा। बस देखना होगा कि षष्ठ भाव में राशि कौन सी बन रही है नवमांश कुंडली में। अगर भाव के दृष्टिकोण से नवमांश में षष्ठस्थ गुरु का प्रभाव देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, परंतु जन्मांक में आपके द्वितीय भाव में जो स्वग्रही गुरु बैठे अगर वो नवमांश में नीच के नहीं है तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये कृष्णा लोध जी का है। इन्होंने पूछा है, सर क्या मेष लग्न की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, क्या नीलम के स्थान में नीली धारण किया जा सकता है, इससे क्या कोई नुकसान हो सकता है। जी इससे नुकसान होगा। मेष लग्न की कुंडली में जो शनि है वो दशमेश और एकादशेश बनते हैं और लग्नेश के यदि शत्रु हैं तो जो भी ग्रह लग्नेश का शत्रु होता है उसके रत्न को धारण करने से बचना चाहिए। तो आप नीलम या नीली कुछ नहीं पहन सकते, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए जिससे शनि की महादशा से संबंधित जो दुष्प्रभाव है उनमें आपको कुछ हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये नाम समझ से परे है, बापी एस के नाम से हो सकता है कुछ गड़बड़ इनका नाम हो या इन्होंने नाम अपना ना दिया हो या आईडी कुछ ऐसी हो। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने स्पेसिफिक नाम के साथ में प्रश्न दीजिए ताकि एक कनेक्शन भी बनता है और एक 1-to-1 एंगेजमेंट भी बनता है कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसका नाम क्या है, एटलीस्ट नाम पता होता है तो अच्छा होता है। इनका प्रश्न है, सर पुष्कर नवमांश में ग्रह कैसा फल देते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं कुछ ग्रहों की राशि के तत्व के आधार पर कि इस तत्व की राशि में ये ग्रह इस अंश पर बैठा है तो वो पुष्कर नवमांश में कहलाता है। तो पुष्कर नवमांश में जो भी ग्रह बैठा होता है उसकी अवस्था के ज्यादा मायने नहीं है। पुष्कर नवमांश में बैठा हुआ ग्रह बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है और जब भी जो पुष्कर नवमांश में जो ग्रह है उसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है तो वो जातक के जीवन काल में उसके विकास में सहयोगी बनती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। उस ग्रह की दशा आपको तरक्की उत्थान देने वाली मानी जाती है। यदि आप कहेंगे या और भी जो दर्शक हैं वो अगर जानना चाहें तो पुष्कर नवमांश के ऊपर एक वीडियो लेकर करके मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। तो प्रिय दर्शकों इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 24 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ में दे दीजिए। जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं आप सभी दर्शकों के प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।